आज हमारे साथ में पॉडकास्ट में हैं डॉक्टर गरिमा जी। जॉइंट पेन होते हैं उनको कैसे मैनेज करा जाए, क्योंकि किसी के नी में पेन होता है, किसी के बैक पे। फिजियोथेरेपी क्या है और फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या होता है? फिजियोथेरेपी एक मेडिकल साइंस है कि हम अपने शरीर के द्वारा कितना फंक्शनल कर सकते हैं, कितना एक्टिव कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपी बिना मेडिसिन के, बिना सर्जरी के फिजियोथेरेपी बहुत कुछ कर सकती है। फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज है जो कि एक पैरालाइज पेशेंट को नई जिंदगी दे सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु बहुगुणा आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने एक स्पेशल पॉडकास्ट में। ये स्पेशल पॉडकास्ट इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज के इस टाइम, इस भागदौड़ के दौर में जो पेन मैनेजमेंट है वो लोग सही से कर नहीं पाते हैं। तो उसी पेन मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए आज हमारे साथ में पॉडकास्ट में हैं डॉक्टर गरिमा जी। डॉक्टर गरिमा सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट कंसल्टेंट है। इसी के साथ साथ मैम अपना एक क्लिनिक भी रन करती है लखनऊ में, जिसका नाम प्रयत्न क्लिनिक है। और यहाँ पे डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं जिनका पेन मैनेजमेंट है और उनकी अपनी पर्सनल जो क्वेरीज रहती है उनको दूर करने के लिए यहाँ पे आते हैं। इसी के साथ साथ डॉक्टर गरिमा जी ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दी हैं और आज की डेट में स्पोर्ट्स से भी मैम जुड़ी हुई हैं। मैम वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के द्वारा किए जाने वाले मुआई थाई चैंपियनशिप को मैम ने एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे रोल प्ले करा है। और इसी के साथ साथ बास्केटबॉल और वॉलीबॉल जैसे अन्य मेजर नेशनल गेम्स में भी मैम ने अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। तो ये तो कुछ मैंने एक समरी दी है। मैम आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में और मैं अब आपको हैंड ओवर करूँगा। आप अगर अपने बारे में बताएं कुछ हमारे दर्शकों को कि अपने बैकग्राउंड और अब बेसिकली अपने बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा चौरसिया, डायरेक्टर ऑफ प्रयत्न फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। जैसा कि हिमांशु जी ने अभी आपको बताया कि मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, तो मैं 20 इयर्स इस फील्ड में मुझे हो चुका है और मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स, जैसे कि हिमांशु जी बता चुके हैं कि अवध और सेंट जोसेफ, और जैसे कि इन्होंने बताया कि मैं स्पोर्ट्स से भी जुड़ी हुई हूँ और मैंने मुआई थाई में जो है एज ए फिजियोथेरेपिस्ट रोल किया है वहाँ पे। और इसी के साथ मैंने वॉलीबॉल, उसमें भी मैंने एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल किया है। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी क्या है और फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या होता है। ये इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि शायद मैं जानता हूँ लेकिन हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इवन मैं भी देखता हूँ डेली की अपनी लाइफस्टाइल में, कि फिजियोथेरेपिस्ट को लोग जानते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट है, लेकिन व्हाट दे डू, वो करते क्या है, ये लोग नहीं समझ पाते हैं। और जब किसी के भी दर्द होता है हाथ में, पैर में, तो वो डॉक्टर के पास में जाता है या फिर मेडिकल स्टोर में जाता है, कहता है मेरे बैक में दर्द हो रहा है, मुझे दवा दे दो। तो दे आर टेकिंग पेन किलर्स। तो पेन किलर्स लेके वो अपना दर्द को थोड़ी देर के लिए दूर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप बताना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपी का रोल क्या है? जी बिल्कुल हिमांशु जी, फिजियोथेरेपी एक मेडिकल साइंस है जिसमें जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका फंक्शन और उनकी एक्टिविटीज़ और उनके जो डेली के वर्क होते हैं उन पे जो है हम ध्यान रखते हुए उन पे वर्क करते हैं, ठीक है। और जो फिजियोथेरेपी है उसका मतलब, एक एक्चुअल जो मतलब होता है वो है कि हम अपने शरीर के द्वारा अपने आप को कितना फंक्शनल कर सकते हैं, कितना एक्टिव कर सकते हैं, कितना ज़्यादा उस पे हम वर्क कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपी बिना मेडिसिन के, बिना सर्जरी के फिजियोथेरेपी बहुत कुछ कर सकती है। जैसे कि हम इलेक्ट्रोथेरेपी से, हम एक्सरसाइजेस से, नीडलिंग से, कपिंग से, यानी बहुत सारे चीजें हैं जिससे हम एक पेशेंट को फिर से चला सकते हैं जी। और फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज है जो कि एक पैरालाइज पेशेंट को नई जिंदगी दे सकती है। और लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों को लगता है फिजियोथेरेपी एक केवल मसाज है। जी जी जी, दिस इज रॉन्ग। फिजियोथेरेपी का मतलब है फिजिकली हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को और कैसे उसको फंक्शनल एक्टिविटी दे रहे हैं, कैसे उन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से उठना चाहिए, बैठना चाहिए, पोस्चर करेक्शन करवा रहे हैं। ये सारी चीजें हमारी फिजियोथेरेपी में हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं।
बहुत बड़ी चीज़ है ये कि अगर फिजियोथेरेपी एक किसी को पैरालिसिस हुआ है और उसको रिकवर करके उसको नई जिंदगी दे रही है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। लोग अपने दर्द को नज़रअंदाज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अगर बैक पेन हो रहा है तो ठीक है, होने दो और देख लिया जाएगा, सही हो जाएगा अपने आप। तो ये जो सही हो जाने वाला हम लोगों का सो कॉल तकिया कलाम है, या फिर ये जो हमारी साइकोलॉजी ऐसी बन गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई अपने दर्द को नजरअंदाज करे, कहीं भी हो रहा है बॉडी में, चाहे पैर में हो रहा है, बैक में हो रहा है, हाथ में, शोल्डर में, तो इसके क्या आउटकम हो सकते हैं, इसका क्या रिजल्ट हो सकता है अगर कोई उसको नजरअंदाज कर रहा है? जी। तो दर्द को इग्नोर करना तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलत चीज है जी, ठीक है, क्योंकि दर्द का नाम ही है कि बीमारियों को बुलाना। करेक्ट, ठीक है। और जैसे कि हमें कहीं सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबली लोग बैक पेन से ही स्टार्ट होते हैं और सर्वाइकल पेन से। जी। तो लोगों को लगता है कि हम बहुत ज्यादा बैठे हैं तो अभी चटका लिया और सही हो गया। ठीक है। तो ये होती है इग्नोरेंस। बट वो ये नहीं सोच पाते कि इस इग्नोरेंस के बाद हमारी स्टेज कहाँ पहुंचेगी। ठीक है। जिसके चलते सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, उसी में बहुत सारी चीजें होती है, हर्निएशन हो जाता है, डिस्क बल्ज होते हैं, डिस्क हर्निएशन हो जाता है, या बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं। और उसी के साथ आपका बैक पेन में कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेशेंट उठ के चलने के लिए मोहताज हो जाता है। ठीक है। तो ये इग्नोरेंस अगर पेशेंट को समझ में आने लगे या ह्यूमन बींग्स को समझ में आने लगे कि हम आगे चल नहीं पा रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज है जिसके कारण हम नहीं चल पा रहे हैं। अब होता क्या है कि हम बैठे हैं भाई, मसल्स क्या है, मसल्स सारा खेल मसल्स का है। और मसल्स को जब हम रिलैक्स नहीं देंगे, एक पोजीशन में बैठे रहेंगे, गलत पोस्चर में बैठे रहेंगे, तो फिर क्या होगा, मसल्स वहां पे फटीक होने लगेंगे। और जब मसल्स फटीक होती है तो उनकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है, और जब स्ट्रेंथ कम होगी तो वहां इन्फ्लेमेशन पैदा होगा, इन्फ्लेमेशन होगा तो वहां पेन होगा। तो ये सारी चीजें फिर एक समय होता है ना, किसी भी चीज का एक समय होता है। ठीक है। कहते हैं ना, बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, तो वैसे ही हमारी मसल्स भी एक बर्दाश्त करती है और एक सीमा के बाद वो हार जाती है। जी। मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंट में मेरे एक नोन है, उनके फादर के बैक पेन हुआ, तो अभी वो जिन डॉक्टर को दिखा रहे, डॉक्टर ने अभी उनको उतना फोर्सफुली फिजियोथेरेपी के लिए एडवाइस नहीं करा, लेकिन बैक पेन इज अब बहुत ज्यादा बैक पेन है, इट इज बियॉन्ड थ्रेशोल्ड, और उनके फादर की एज भी ज्यादा है। तो क्या इन केसेस में कैसे उन्हें ट्रीट करना चाहिए, या फिर कोई आप सजेशंस दे सकते हो? तो अगर जिस डॉक्टर को आप कंसल्ट कर रहे हैं और वो अगर सजेशन नहीं दे रहे फिजियोथेरेपी की, तो फिर हम घर पे ही रह करके हम अपने पेशेंट को एटलीस्ट 50% रिलीफ दिला सकते हैं। अच्छा। और 50%, आप बिलीव नहीं करोगे हिमांशु जी, 50% पेशेंट पोस्चर के कारण पेशेंट है। ठीक है। और 50% में 20% मेंटल। ठीक है। तो हमें उन्हें मेंटली और प्लस पोस्चर करेक्शन करके हम उस पेशेंट को अपने घर में ही ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले आप पेशेंट का, अगर कोई बैक पेन का पेशेंट है तो उसका उठने, बैठने, चलने का तरीका सुधारिए। ठीक है। मोस्टली सभी पेशेंट जो होते हैं, एक नॉर्मल पर्सन भी जब भी उठते, जो कॉन्शियस हैं वो पोस्चर का ध्यान देते हैं, बट जो कॉन्शियस नहीं है और आज की लाइफ जितनी बिजी लाइफ है उसमें वो चाहते हैं कि हम फटाफट काम करें, तो वो जैसे ही उठते हैं वो सीधे उठ जाते हैं। तो होता क्या है कि हमारी स्पाइन पे जर्क लगता है। तो जब जर्क लगता है तो वहां पे फिर वही सारी चीजें मैं दोहराऊंगी कि इन्फ्लामेशन, पेन, सारी चीजें आती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपने पेशेंट को, जो अपना फैमिली मेंबर है, अगर आप एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन हैं तो उन्हें आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से, अगर वो नहीं बोल रहे हैं डॉक्टर, तो आप मतलब आप एक एजुकेटेड पर्सन है, आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए और उनसे पोस्चर करेक्शन के बारे में पूछिए। ठीक है। तो आप उनका पोस्चर करेक्शन है कि पेशेंट कैसे उठ के बैठे, कैसे बैठ के लेटे, कैसे वो किसी चीज को कैरी करे, कैसे किसी चीज के स्क्रीनिंग टाइम जैसे आप उसका भी ध्यान दीजिए कि वो कैसे बैठ रहा है। स्टूडेंट लाइफ होती है, वो बच्चे अधिकतर आजकल देखिए इतना वर्कलोड हो चुका है पढ़ाई का कि बच्चे ऑल टाइम बुक लेकर के बैठ रहे हैं, मोबाइल लेकर के बैठ रहे हैं, सारी चीजें मोबाइल पे हो रही है। तो क्या होता है कि हमारे स्पाइन का कर्वेचर चेंज हो जाता है, और जब कर्वेचर चेंज होता है, जो हमारी स्पाइन का एक्चुअल कर्व है वो चेंज हो जाता है, और वो जाकर के आगे क्यों निकल के आ जाता है। मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग यूं बैठते हैं, बच्चे ऐसे ही बैठ के पढ़ते, तो क्या होता है, स्पाइन का कर्व चेंज हो जाता है, जिसके कारण हम्पिंग हो जाती है। हम्प होगा तो वही चीजें, फिर इन्फ्लामेशन और पेन, सारी चीजें आएंगी। बहुत बड़ी चीज है ये सारी चीजें हमें पोस्चर के थ्रू
जी कम करनी है। तो दर्शकों से बताना चाहूंगा जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, अपना पोस्चर आपको सही रखने की जरूरत है। मैम मेरा भी पोस्चर सही है कि नहीं, जस्ट चेक। हाँ, बट मैं इस पे एक चीज और कहना चाहूंगी कि एक पोस्चर पे हमेशा नहीं बैठे रहना चाहिए। अब जैसे कि हम बैठे, आपने कहा कि मेरा पोस्चर सही है कि नहीं, हाँ सही है आपका पोस्चर, लेकिन आप प्रोलॉन्ग सिटिंग पे अगर इसी पोस्चर पे बैठे रहेंगे तो क्या होगा, आपकी स्पाइन फिर वही मसल्स फटीग, मसल्स को चाहिए ब्रीदिंग। करेक्ट। तो ब्रीदिंग कैसे मिलेगी, जब हम मुझे मूवमेंट करते रहना होगा। ठीक है, हमें थोड़ा थोड़ा देर पे मूवमेंट करना है। अब आपको 18 आवर्स की जो ड्यूटी करते हैं आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में, उनसे पूछिए आप जाकर के, तो उनकी बैंड बजी रहती है। जी। पोस्चर के कारण उनकी बैंड बजी रहती है। जो सिटिंग एरिया में है उनका तो बहुत ही बुरा हाल होता है। तो मसल्स को थोड़ा रिलैक्सेशन देना पड़ता है, उसको भी ब्रीद आउट करना पड़ता है, उसको ब्रीद इन करना पड़ता है। जी, ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम, आपने बताया कि पोस्चर मुझे कैसे बैठना चाहिए। और ये हाँ, मैं अग्री करता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक जब बैठे रहते हैं तो उससे प्रॉब्लम से होती है। मैम मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि पोस्चर से ही रिलेटेड है कि अगर गलत पोस्चर पे कोई बैठ रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और इम्पैक्ट इन द सेंस मेडिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं स्कूल के या बड़े लोग हैं जो एक कंधे पे अपना शोल्डर पे बैग लटका के जाते, भारी बैग बांधे हुए हैं और ट्रेन में सफर कर रहे हैं, या फिर लंबे टाइम के लिए बैग पे अपने शोल्डर्स पे टांगा हुआ है, या फिर एक गलत पोस्चर जब बच्चे, आजकल के छोटे बच्चे जो है वो फोन पे ऐसे बेंड हो जाते, झुक जाते, या मैं सेम चीजें बड़े लोगों के साथ में भी हुआ है कि ड्राइविंग भी कर रहे तो ड्राइविंग करते करते फोन लिया और फोन पे बेंड होते चले गए। तो इन सब चीजों का क्या इम्पैक्ट होता है, और कुछ पोस्चर्स आप बताना चाहो जो लोग आज की डेट में गलत पोस्चर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनकी वजह से उनको काफी मेडिकली या हेल्थ नुकसान हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो जैसा कि अगर हम सिटिंग पोजीशन में हैं, अगर हम सिटिंग पोजीशन में बैठे हैं और हमारा जो पोस्चर है वो लाइक दिस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारी स्पाइन पे डायरेक्ट लोड पड़ता है। जी, ठीक है। तो स्पाइन क्या होती है, वो एयर के कांटेक्ट में आ जाती है। फिर क्या होता है कि मसल्स सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, वो हैंगिंग मोड में चली जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी मसल्स वहां पे फटीग होने लगती है और पेन आ जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, अगर आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहे फटीगनेस क्या होती है मसल्स के लिए, तो वो बड़ा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि फटीग हमने 2-3 बार टर्म यूज करा है। मैम अगर आप फटीग को आप इलैबोरेट कर सके। फटीग का मतलब होता है कि मसल्स का थक जाना। अच्छा, ठीक है, मसल्स का थकना। फटीगनेस मतलब होता है एक तरीके से थकना, करेक्ट, ठीक है, ये होता है। तो जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो है रॉन्ग पोस्चर के लिए, तो अगर प्रोलॉन्ग टाइम पे हम सिटिंग, अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर हम वैसे बैठे हैं तो वो क्या होता है कि उसमें डिस्क के बल्ज होने का चांसेस होता है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है, जो भगवान ने रचना बनाई है उसको अगर हम गलत तरीके से मोड़ दे या कर दे तो क्या होगा, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। तो वहां पे डिस्क बल्जिंग हो जाएगी, जिसके कारण जो है हमें पैरों में दर्द उतरने लगेगा। और जब डिस्क बल्ज होगी तो नर्व कंप्रेस करेगी, तो वहां पर जो है सारे सेंसेशंस आने लगेंगे, टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है, नंबनेस हो रही है, ये सारी चीजें होने लगेंगी। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि बच्चे आजकल स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स, आप देखिए छोटे छोटे स्टूडेंट्स को सर्वाइकल का पेन हो रहा है। जी, ठीक है। तो सर्वाइकल पेन में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही था कि सर्वाइकल पेन में कि भाई स्क्रीनिंग टाइम ज्यादा बढ़ रही है, स्क्रीनिंग टाइम बढ़ी, या तो फिर बच्चे उस पोस्चर को मेंटेन करें, ठीक है, कि भाई हाइट ऊंची की, ओनली आई कांटेक्ट हो, ठीक, ना कि जो आपकी नेक का मूवमेंट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, साइड जा रहा है, इधर जा रहा है। ये एक जो मेजरमेंट है जो बॉडी का कहते हैं ना, कांशियोलॉजी जो होती है, ठीक है, वो अगर है तो वो चीज अगर हम मेंटेन करेंगे तो ये सारी चीजों से हम बच पाएंगे। अब जैसे कि होता है शोल्डर में हम बहुत ज्यादा ओवर यूजेस करते हैं, ठीक है, हम बहुत, फीमेल्स बहुत ओवर यूजेस हो जाता है, जैसे कि सामान का उठाना, ऊपर से उठाना, बहुत ज्यादा उसका यूज करना, तो क्या होता है वहां के जो कार्टिलेज होते हैं और वो घिसने लगते हैं। अगर इसके साथ में आपके डायबिटिक है तो पेशेंट उस चीज से भी सफर करता है। ओके, ठीक है। इसका मतलब ये कि शोल्डर इज समथिंग रिलेटेड टू डायबिटीज as well, all over, shoulder, अच्छा, knee pain, ओके, all over। तो इसका मतलब ये, मैम अगर मैं गलत हूँ यहाँ पे आप मुझे करेक्ट करिएगा, अगर आपके बॉडी में पेन बढ़ रहा है और ज्यादा शोल्डर्स पे, नी पे, कहीं पे भी, तो इट मींस देयर इज अ सिम्टम ऑफ डायबिटिक, या फिर डायबिटीज है तो फिर ये सिम्टम है, मे बी। अच्छा, ओके, मे बी जी। बट अगर डायबिटीज है तो वो चीज सीवियर हो जाती है।
ओके, तो इसका मतलब ये है दर्शकों, जिनको भी डायबिटीज है उनको अपने पेन को मैनेज करके रखना होगा, उसका पेन मैनेजमेंट बहुत सुपर प्रायोरिटी पे रखना होगा, अदरवाइज वो आपका पेन लेवल और बढ़ सकता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा आपने एलैबोरेट करा, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे दर्शक उसको रिलेट कर पा रहे होंगे। जब बैक में पेन होता है, शोल्डर में पेन होता है, तो ये सब चीज़ें आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन मैम मेरा बड़ा सिंपल सा है, ये मैंने अपनी लाइफ में अपने साथ में भी देखा है कि जो शूज़ होते हैं, शूज़ के जो सोल हैं उनका क्या रोल रहता है। जैसे हम एक फ्लैट शूज़ पहनते हैं और एक स्पोर्ट शूज़ पहनते हैं, या कैनवा शूज़ पहनते हैं, या प्रोफेशनल फॉर्मल शूज़ पहनते हैं, तो फॉर्मल शूज़ पहनने पे पेन पैरों में कभी कभी ज़्यादा होता है, और वो पेन जो होता है थोड़े टाइम बाद लेग में भी ट्रांसफ़र होता है। और आजकल की डेट में जैसे मैंने देखा है कि स्पेशली फीमेल जो होती हैं, दे आर वेयरिंग हाई हील्स, और नॉट हाई हील्स, इट इज़ वेरी हाई हील आई हैव सीन। तो इनका क्या कोई बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर पड़ता है तो क्या इम्पैक्ट होता है, और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। अगर हम हाई हील्स पहनते हैं तो सबसे पहले तो हमारे जो पेल्विक, जैसा कि आप समझिए पेल्विक बोन होती है, उनका एंगल चेंज हो जाता है। ओके, ठीक है, क्योंकि हाई हील्स जब हम पहनते हैं तो हम स्टेपिंग जब करते हैं ना, जब हमारे स्टेप्स होते हैं वो कैट वॉक में जाते हैं। करेक्ट। ठीक है, कोई भी हाई हील्स पहनेगा तो वो स्ट्रेट नहीं चल सकता जैसे हम नॉर्मल चलते हैं। आप हमेशा देखेंगे जो हाई हील्स पहनता है वो कैट वॉक जरूर करता है। ऑब्जर्व करा है मैंने, एग्री। ठीक है ना, वो कैटवॉक जरूर करते। तो जब कैटवॉक होती है तो क्या होता है, जो हमारे पेल्विक बोन होती है उसके एंगल चेंज होते रहते हैं। ओके, ठीक है, अगर कोई ओबेसिटी है या कोई हेल्दी पर्सन है तो उसका वेट जो होता है, आप देखोगे जो फूड्स होते हैं हमारे, सारा वेट हमारे फूड्स बेयर करते हैं। अग्री। ठीक है, फुट्स जो होते हैं वो हमारा सारा वेट फुट्स बेयर करते हैं। तो जब हम हाई हील्स पहनते हैं तो जब हमारा वेट जो ट्रांसफर्स होता है, वो जो ट्रांसफर होता है वो हमारे फुट्स पे जाता है। ओके, ठीक है, वो हमारी पोजीशन ऐसी बन जाती है। तो जब यहाँ जाता है तो ये मसल्स हमारी आती हैं प्लांटर फैसाइटिस वाली मसल, प्लांटर। ठीक है, प्लांटर फैसाइटिस क्या हुआ? प्लांटर फैसाइटिस एक प्लांटर एक मसल्स होती है जिसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, तो वो काफ से होते हुए जाती है, जो हमारे काफ होते हैं वो यहाँ से होते हुए जाती है। तो क्या होता है कि वहां पे प्रेशर पड़ता है, और जब वहां प्रेशर पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारी मसल्स को ब्रीदिंग चाहिए जी, तो वहां पे जब प्रेशर पड़ता है तो वहां पे इन्फ्लेमेशन जनरेट होता है, और जब इन्फ्लेमेशन जनरेट होता है तो वो शूट करता है पूरे हमारे फुट को और हमारे आपके काफ मसल्स को। तो फिर उसके साथ में हमारा प्लांटर फैसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, और कैल्किनाइटिस हो जाता है हमको। ठीक है, तो हील पेन आपने सुना होगा जनरल, उसमें हील पेन मोस्ट आजकल आप देखिए बहुत ज्यादा फीमेल्स को ही हील पेन होता है जी। क्यों? क्योंकि जो हमारी कैल्कुलियम बोन होती है वो बाहर क्यों निकल आती है। ओके, ठीक है, तो क्या इसका ओवरवेट होने के कारण जी, हाई हील्स पहनने के कारण और फ्लैट फुट। ओके, ठीक है। और आपने जैसा कि एक सवाल किया था कि मुझसे कि शूज का क्या इफेक्ट पड़ता है। जी जी, जो हमारे फ्लैट शूज होते हैं वो हमारी जो कर्व होती है हमारी फुट की, वो उसको रिड्यूस कर देता है जी, और जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी फ्लैट फुटेड होंगे ना, उन्हें हमेशा नी पेन हमेशा बना रहेगा, क्योंकि वेट ट्रांसफर्स का प्रॉब्लम होता है। क्या होता है कि फिर वो वेट पूरा पूरा जा रहा होता है। कर्व का मतलब है कि वो बैलेंस करके रख रहा है कि हमारे हील पे भी वो प्रेशर उतना ही दे रहा है, और हमारे आगे की जो फुट का जो अपर पार्ट होता है उस पे भी बराबर का हमारे वेट को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, और जैसे कि हमारे जो स्पोर्ट शूज होते हैं, आपने देखा होगा स्पोर्ट शूज में हमेशा आपने देखा होगा एक कर्व होता है। ठीक है, आर्क बना होता है। ठीक है, वो आर्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें, इसीलिए हमें स्पोर्ट्स के शूज पहनने चाहिए, या डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो वाले शूज पहनने चाहिए। और सोल जी, सोल हमारे लिए बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। वही प्रेशर की बात, हार्ड सरफेस अगर होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा कि वहां इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगा तो पेन होगा, और फिर वो डायरेक्ट बोन पे भी हमें
अटैक करेगा। तो बोन क्या होता है, बोन का प्रॉपर्टी क्या होती है, वो जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो उस पर डिजनरेशन शुरू हो जाता है। डिजनरेशन का मतलब होता है कि बोन की डेंसिटी बढ़ जाना, ठीक है, बोन की लेंथ थोड़ा बहुत बढ़ जाना। अच्छा, जो लेंथ बढ़ती है, हाँ, बोन की कहते हैं हड्डी बढ़ गई है, जी, तो वो इट मे बी अ सिम्पटम ड्यू टू दीस थिंग्स। ग्रेट मैम, ग्रेट। तो अब मैं समझ पाया कि इवन हमारे दर्शक भी अब समझ पाए होंगे कि उनके पैरों के लिए कौन से शूज बेटर हैं, हाई हील्स अच्छे हैं या फ्लैट फीट वाले जो स्पोर्ट शूज आते हैं अच्छे हैं। एक क्वेश्चन मैम मेरा अभी ये डिस्कशन करते हुए मेरे जहन में आया, क्या फिजियोथेरेपी किसी पेशेंट को आईसीयू से हु इज एट अ क्रिटिकल कंडीशन वहां से वापस ला सकती है, उसको एक नई जिंदगी दे सकती है? और अगर दे सकती है तो कोई ऐसा इंसिडेंट मोमेंट आप शेयर करना चाहोगे हमारे व्यूअर्स के साथ में? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेरी लाइफ से काफ़ी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अपने 5 साल आईसीयू में ही गुजारे हैं। ओके। तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आए हैं कि जिनको मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनको हमने फिजियोथेरेपी के थ्रू बाहर निकाला है। वेंटिलेटर सुना होगा आपने? जी। कि लोगों का एक व्यू है कि वेंटिलेटर पे जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। जी। बट मैं ये कहना चाहूंगी ये बिल्कुल गलत है। ओके। वेंटिलेटर के बाद भी हमने उस पेशेंट को चलाया और उसको बहुत अच्छे से घर भेजा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं उनमें फिजियोथेरेपी का जो रोल होता है वो ये होता है, एक तो सबसे पहले पेशेंट की मोबिलिटी बनाए रखना ऑन बेड, ठीक है, और प्लस जब पेशेंट आईसीयू में होता है तो सबसे पहले उसका जो अटैक होता है वो होता है लंग्स पे। ओके। क्योंकि इतना इन्फेक्शन, इतने सारे इंटरनल इन्फेक्शंस, ये सारी चीजें हमारे लंग्स को इफेक्टेड करती हैं। ठीक है, तो जब वो लंग्स पे इफेक्टेड करती हैं, तो जब हमारा लंग्स ही नहीं काम करेगा तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? लंग्स हमारे हार्ट को भी सपोर्ट करता है जी। लंग्स हमारे हर एक चीज को सपोर्ट करता है जी। जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका, कहते हैं ना कि लंग्स एक सहायक है पूरी बॉडी के लिए। करेक्ट। ठीक, तो होता क्या है कि जब पेशेंट लेटा होता है आईसीयू में, या नॉर्मल भी अगर आप 1 हफ्ते लेट जाइए तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो होता क्या है कि जब पेशेंट लेटा होता है तो जब ग्रेविटी के अगेंस्ट हम लाइंग पोजीशन में जाते हैं तो हमारे लंग्स का जो वर्क होता है वो कम हो जाता है। उसमें एयरवेज कम हो जाती है। ठीक है, तो हमें जो फिजियोथेरेपी का रोल है वो पहले हम उस लंग्स को उस कंडीशन में एक हेल्दी पोजीशन में लेके आते हैं कि जिससे कि पेशेंट सरवाइव कर सके। तो उसमें हम अपनी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। कुछ टेक्निक्स आप मैम शेयर करना चाहोगे? जैसे कि होती हैं कि उसमें हम पेशेंट को पोस्चरल ड्रेनेज देते हैं। पोस्चरल ड्रेनेज का मतलब होता है कि कहाँ पे वो सिक्रीशंस हैं। तो हम जैसे कि लंग्स में बहुत सारे लंग्स में हमारे लोब्स होते हैं, लंग सेगमेंट्स होते हैं, तो हम वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे सिक्रीशंस कहाँ पे हैं या कहाँ पे न्यूमोनाइटिक पैचेस हैं, या बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे डिजीजेस होते हैं जो लंग्स के अंदर होते हैं, तो वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद हम प्लान करते हैं कि हम इसको कैसे पोस्चरल ड्रेनेज दे करके पेशेंट को हम रिकवर कर सकें। तो हम वो एक टेक्निक होती है पोस्चरल ड्रेनेज जो काफी लंबी होती है, उसको हम वेंटिलेटर पेशेंट को भी दे सकते हैं, बाइपेप पेशेंट्स को भी दे सकते हैं, और जो एक अनकॉन्शियस पेशेंट भी है उसको भी हम दे सकते हैं। तो उस टेक्निक से हम पेशेंट के जो लंग्स होते हैं उन्हें हेल्दी करते हैं। ठीक है, और प्लस मोबिलिटी, पेशेंट को बेड सोर्स नहीं होने चाहिए पेशेंट, इसीलिए हम उनकी लिम्स की एक्सरसाइजेस कराते रहते हैं। ठीक है, और इवन आप बिलीव नहीं करोगे कि हम वेंटिलेटर पे पेशेंट को चला भी सकते हैं। ओके। हाँ, एटलीस्ट थोड़ा बहुत पेशेंट मूवमेंट कर सकता है। अच्छा। शायद मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस में हमने एक बार एक पेशेंट को कोशिश की थी चलाने की। तो वो हमने काफी अच्छा रिस्पांस आया था हमें। ठीक है, और पेशेंट का
O2 मेंटेन रखना, वो सारी चीजें जो होती हैं वो हमारे लंग्स पे ही डिपेंड करती हैं। तो हमने लंग्स को कैसे मेंटेन करना है, तो कुछ एक टेक्निक्स होती हैं, परकशन है, वाइब्रेशंस है, PNF है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू, और पॉस्चर सबसे बेस्ट। पॉस्चर में अगर किसी भी पेशेंट को किस साइड पे क्या है, कौन सा सिक्रेशन कहाँ है, तो उसको पॉस्चर मेंटेन करना पड़ता है। करेक्ट। ग्रेट मैम, अब बात करेंगे कुछ मिथ्स होती हैं पोस्चर रिलेटेड कि ये पोस्चर सही है, ये पोस्चर गलत है। कोई कहता है पेट के बल लेट जाना चाहिए, कोई कहता है कि करवट लेके लेटना चाहिए, कोई कहता है पिलो नहीं होनी चाहिए, कोई कहता है पिलो होनी चाहिए। तो इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। मैं भी देखता हूँ, मेरे पास में बहुत सारे शॉर्ट्स रील आते हैं, उसमें बहुत सारे सजेशंस आते हैं कि आपको ऐसे सोना चाहिए, खाना खा के लेटना है तो लेफ्ट लेटना चाहिए, राइट लेटना चाहिए। आप कुछ बेसिक हमारे व्यूअर्स को पोस्चर बताना चाहेंगे जो अपनी डेली रूटीन लाइफ में दे शुड यूज और दे शुड अप्लाई टू, जिससे कि उनका जो पेन हो रहा है पेन कम हो सके या फिर उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो जी सके। बिल्कुल, पॉस्चर का तो बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है जी। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको कुछ बेसिक पॉस्चर्स हैं उन्हें बता रही हूँ। जैसे कि मोस्टली देखिए आप पेशेंट जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो जब भी लेटते हैं तो सीधे धड़ से लेट जाते हैं। जी। तो वो बहुत ही गंदा पॉस्चर है। अच्छा, ठीक है, हमेशा खाना खा के क्या नॉर्मल भी हमें कभी भी ऐसे नहीं लेटना चाहिए। हमें पहले बेड पे बैठना चाहिए, फिर अपनी अपर एक्सट्रीमिटीज को बेड पे लाना चाहिए। आफ्टर दैट हमारे जो नीज होते हैं उनको बेंड करके बेड पे लाना चाहिए साइड लाइन पोजिशन में। देन हमें सीधे होना चाहिए। तो अभी सुनने में लग रहा होगा हाय भगवान ये कितना बड़ा, कितना लेंदी प्रोसेस है, बट नहीं, जब आप हैबिचुअल हो जाओगे ना तो आप विद इन 1 सेकेंड के अंदर आप ये कर लोगे। ठीक है, जो लोग बहुत भाग दौड़ में लगे हुए हैं ना कि मैं जल्दी जल्दी उठ लूं, नहीं, वो उसी में हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से उठना कैसे होता है, हम साइड लाइन में आए, जैसे हम सुपाइन लाइन में, सुपाइन में सीधे सुपाइन, हाँ सुपाइन, सुपाइन में सीधे, ये हमारे मेडिकल उसमें ये पोजीशनिंग पॉस्चर मतलब ये पोजीशंस होती हैं। ठीक है, हम उससे हम साइड लाइन में आए, साइड लाइन में फिर हमने इसका जो हम खड़े होकर के बैठ के लेट रहे थे इसका अपोजिट करना होता है। हमने पहले लेग को नीचे लाए, फिर अपने एल्बो और पाम के थ्रू हमने सपोर्ट दिया और देन हम उठ के बैठे। ठीक है, ये हमारा लाइन टू सिटिंग टू लाइन पोजीशन हो गया। अब आती है बारी सिटिंग पोजीशन में या वर्किंग प्लेसेस में। ये हमेशा याद रखिए, बॉडी को हमेशा 90 डिग्रीज पे रखना चाहिए। अच्छा, हमारी बॉडी 90 डिग्रीज पे, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। हमने एक बैक सपोर्ट लिया, नीचे फुट के नीचे मैंने एक फुट रेस्ट रखा और हमने 90 डिग्री की पोजीशन बनाई। और अगर हम डेस्क वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमारा हाथ की जो पोजीशनिंग होती है, हैंड पोजीशनिंग, वो स्विंग पोजीशन में नहीं होनी चाहिए, हवा में नहीं होनी चाहिए। हमेशा डेस्क के ऊपर ऐसे बैठना चाहिए, ये सपोर्टिव। ठीक है, ये मेरे कॉर्पोरेट के जो भी फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है कि अगर वो कॉर्पोरेट में डेस्क जॉब पे हैं तो दे शुड सिट लाइक दिस, मैम जैसे बता रही हैं। तो ये मेरे ख्याल से उनके पेन को नहीं होने देगा, बिल्कुल नहीं होने देगा, और हमेशा पॉस्चर मेंटेन भी रहेगा। और इसी के साथ आता है कि जैसे स्क्रीनिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, अब सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो क्या होता है कि सिस्टम का जो वो होता है लेंथ होती है हमारी आई कॉन्टेक्ट से, वो बहुत डाउनवर्ड में चली जाती है, क्योंकि हमारी जो टेबल होती है वो बहुत डाउन में होती है। करेक्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि हमें अपनी आई कॉन्टेक्ट के लेवल में सिस्टम को रखना है, हमारी आंखें ऊपर नीचे जाएं और हमारा हाथ जो है वो यहाँ पे वर्क करे, लाइक दिस। इस पोजीशन में अगर हम काम करेंगे तो हमारी नेक भी सीधी रहेगी, हमारी बैक भी, हमारी जो बैक बोन है, जो हमारी लाइफ बोन है, उसको सीधा रखेगी। करेक्ट, ये हमारा पॉस्चर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग दिस इनसाइट। मेरा अगला एक क्वेश्चन ये है कि जो जॉइंट पेन होते हैं उनको कैसे मैनेज करा जाए, क्योंकि किसी के नी में पेन होता है, किसी के बैक पेन हो गया जॉइंट्स में, किसी के शोल्डर के जो जॉइंट्स है, इनमें क्या चीज़ें उन्हें एज अ प्रिकॉशन लेनी चाहिए या आइडियली हर इंसान को ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनको ये पेन ना हो। और इसी के साथ साथ में एक चीज़ और ऑब्जर्व करी गई है कि ये पेन क्या होते हैं आगे चल के काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो इन चीज़ों के लिए उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल,
जैसा कि हिमांशु जी आप बोल रहे हैं कि पेन का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं नी पेन से। ठीक, अगर हम नी पेन की बात करें तो फिर से मैं कहना चाहूंगी ओवर यूजेस। किसी भी चीज का अगर आप ओवर यूजेस करेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। जी जी, ठीक है, या तो वहाँ की डेंसिटी घटेगी या यहाँ वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन होगा, ये सारी चीजें होंगी। अब नी पेन की हम बात करते हैं तो नी पेन, अगर आपको हल्का सा भी नी पेन आ रहा है तो आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस स्टार्ट करिए। आइसोमेट्रिक चीजें क्या होती है? सॉरी, दर्शकों को आप हमारे बताना चाहें। बिल्कुल, आइसोमेट्रिक का मतलब होता है किसी भी आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइजेस होती है तो किसी भी जॉइंट को स्ट्रेंथ देना। ओके, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे वर्क कर रहे हैं हम, जैसे कि नी पे। तो हमने क्या किया, हमने एक टॉवल रोल नी के नीचे लगाया और हम उसको प्रेस कर रहे हैं और वहां के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो वहां पे वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हो रही हैं और वो अपना काम कर रही हैं। मसल्स को होल्ड करने का मतलब है कि स्ट्रेंथ, किसी चीज को होल्ड करके जब आप छोड़ते हैं ना तो उसकी स्ट्रेंथ दुगनी हो जाती है। ग्रेट, ठीक है, तो ये आइसोमेट्रिक है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मेरे इस यहाँ पर पेन हो रहा है तो आइसोमेट्रिक में, हाँ बाइसेप्स में, तो ये बाइसेप्स पे ही एक्सरसाइज होगी अदर देन इसके आगे वाला मेरा रिस्ट वाला पार्ट या फिर मेरा शोल्डर? बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं एक पर्टिकुलर मतलब जॉइंट पे, पॉइंट पे हम जब एक्सरसाइजेस करते हैं तो हम उसी मसल्स पे वर्क करते हैं। दैट इज आइसोमेट्रिक। हमारे साथ क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती है वो सब एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं, तो फोकस हमारा उस मसल्स पे होता है, लेकिन और मसल्स भी सपोर्ट करती हैं उसको। ओके, ठीक है, तो हम और मसल्स को भी स्ट्रेंथ देते हैं बट उस मसल्स को ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। जी, तो ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होगी। अब तो नी पेन हुआ तो हमने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज स्टार्ट करी। अब हमारे आती है सर्वाइकल में। जब हमें सर्वाइकल में पेन हो रहा है तो सबसे बेस्ट है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, जो कि बहुत कॉमन एक्सरसाइजेज हैं, सभी लोग लेके बैठते हैं, सिर के ऊपर हाथ रखा, ये आइसोमेट्रिक्स हो जाती हैं। और एक और मैं एक एक्सरसाइज और बताने चाहूंगी, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है चिन टक। अपने चिन पे हमने हाथ रखा और लाइक दिस, जस्ट लाइक अ पिजन नेक। ओके, दिस इज अ आइसोमेट्रिक? नो। अच्छा, ओके, ये आइसोमेट्रिक नहीं है। ओके, ठीक है, ये सर्वाइकल के लिए ये एक तरीके से हमारी जो स्पाइन होती है उसमें हम ग्लाइड कर रहे होते हैं। तो क्या ये जो कॉर्पोरेट के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए हेल्पफुल है? बिल्कुल हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत समय, लंबे समय तक बैठे रहने से या बहुत लंबे समय तक स्क्रीनिंग टाइमिंग जो होती है उसमें क्या होता है, हमारी नेक एक पोजीशन में रहती है। अब वहां पे स्टिफनेस आने लगती है, तो जब स्टिफनेस आने लगती है तो हमें क्या करना है, अब उसको मोबिलाइज करना है, मूवमेंट देना है। तो ये मसल्स क्या करती है, ट्रांसफर्स चाहती है और ये हमारी जो स्पाइन होती है और जो सर्वाइकल रीजन होता है उसमें ये ट्रांसफर्स एक्टिविटी करती है, जिसके कारण जो है वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और एक तरीके से वार्म अप हो जाता है, मसल्स भी एक्टिव हो जाती है। बहुत ही बढ़िया मैम, आपने इलैबोरेट करा आइसोमेट्रिक के बारे में, पेन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आज की डेट में मॉर्निंग में रनिंग पे सब जाते हैं, मैं देखता हूँ मॉर्निंग में सब रनिंग करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक टिप्स आप उनको देना चाहो, या जो कॉमन मिस्टेक करता है आज की डेट में मॉर्निंग में जो रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बेसिक मिस्टेक्स और उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये आप अगर हमारे व्यूअर्स को आप बता सको। बिल्कुल, जैसा कि आप बोल रहे हैं रनिंग, जी ठीक है, तो उसमें रनिंग एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज भी और रनिंग भी, तो हम रनिंग को लेके चलें तो रनिंग का एक जो सबसे बड़ा एक मिस्टेक होती है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो जब रनिंग करते हैं तो रनिंग हमेशा शॉर्ट टर्म से शुरू करनी चाहिए। जी, ये नहीं कि हम मैराथन दौड़ जाएं, जी वो कभी नहीं करना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म से करना चाहिए, फिर उसको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगर हम एकदम ही से दौड़ रहे हैं तो हमारी जो
हो सकता है हमारी नी पे जर्क आ जाए, या फिर क्योंकि हर व्यक्ति एक्सरसाइज तो करता नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट अगर रनिंग कर रहे हैं तो हमारी नी पे जर्क आ सकते हैं, मसल्स में स्प्रेन्स आ सकते हैं। तो पहले उस मसल्स को, उस जॉइंट को वार्म अप तो करिए। जब आप वार्म अप होंगे तो वार्म अप हमेशा स्लो से होता है जी। अगर आप सोचो कि हम वार्म अप बहुत हाई उस पर कर लें तो वो गलत है। वार्म अप, जो भी वार्म अप एक्सरसाइज है, वार्म अप का मतलब ही है कि धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना और मेंटेन करना, ठीक है। तो रनिंग हमेशा स्लो से तब फास्ट पे जाना चाहिए जी, ठीक। रनिंग से ही मैम एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या जो फिजिकल एक्टिविटीज है हमारी, आई नो इट मे बी साउंड सिली टू सम व्यूअर, लेकिन मैं ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में रहता है और मैं अपने काफ़ी फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करता हूँ, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, क्या फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल या फिजिकल मूवमेंट्स या फिर फिजियोथेरेपी कैन प्रोवाइड मेंटल वेलबींग? क्या वो जो दिमागी, मैं कहूँगा कि क्या किसी को हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकती है एक अलग लेवल पे, या फिर जो दिमाग की शांति है, हमारे कहते हैं ना कि मन की शांति सो कॉल्ड, क्या वो मन की शांति ये फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कर सकती है? और अगर हाँ, तो क्या चीज़ें हर किसी को अपनी डेली लाइफ में रूटीन में फॉलो करनी चाहिए जिससे कि वो अगर रात में सो रहे तो उन्हें अच्छी नींद आए? और इस अच्छी नींद से ही जुड़ा हुआ एक और मेरा एड ऑन इस पे क्वेश्चन रहेगा कि एक पिलो का बहुत बड़ा रीज़न रहता है एक अच्छी नींद आने के लिए। बहुत से लोग काफ़ी ज़्यादा कॉम्फी पिलो यूज़ करते हैं, बहुत से लोग होते पिलो यूज़ नहीं करते, तो क्या उन्हें यूज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ये एक सेट ऑफ क्वेश्चन है जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो आप मैम इनका अपना फीडबैक इन क्वेश्चन पे रिस्पॉन्स दीजिएगा। जैसा कि हिमांशु जी आप बोल रहे हैं मेंटल स्टेज को जी, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बहुत ही, इसे मैं बोलूँगी बहुत ही ब्यूटीफुल, इसे मैं नाम देना चाहूँगी। थैंक यू। क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है ना, वो पेशेंट को बहुत उस लेवल पे ले जाके बहुत अच्छी हैप्पीनेस दे सकते हैं। ओके। मेंटली इतना ज़्यादा उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग कर देते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि एक आप छोटी सी एक बात ले लीजिए, अगर आपके पास मैं आऊँ और मैं आपसे कहूँ मुझे इतना दर्द है, ये है जी, और फिर फिजियोथेरेपिस्ट अगर आपको उस दर्द के साथ जुड़ के जी, आपके जो दिमाग में खुराफात है कि हमें ये दर्द है जी, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, तो आपका, हमें लगता है कि ना बहुत सारे लोग आज की जो लाइफ है इमोशनली बहुत प्रॉब्लम में है जी, जी, जी। चाहे वो कॉर्पोरेट से इमोशनली हो, चाहे वो फैमिली से इमोशनल हो, चाहे वो स्टडी से इमोशनल हो, इमोशन जो है ना वो बहुत ज्यादा हम पे हावी हो रहा है जी, जी। ठीक है, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट का जो एक यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, वो ये रोल है कि पेशेंट को दर्द मैनेजमेंट के साथ जी मेंटल मैनेजमेंट भी देना। तो मेंटल मैनेजमेंट क्या होता है कि हम फिजियोथेरेपिस्ट जो है पेन से जो प्रॉब्लम्स होती हैं या पेन से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वही चीज हमारे जो मेंटल कहते हैं ना, मेंटल सिक होने पे जी क्या हो सकता है, तो वो सारी चीजें करके और उसको सबसाइड करके और उन्हें अच्छे से समझा के एक तरीके से काउंसल करके, ठीक है, एक अच्छी काउंसलिंग करना चाहिए, अच्छे से उस चीज को बताना चाहिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मेरी क्लिनिक पे एक पेशेंट आए थे जी, जी, बहुत ही जल्दी का केस है, वो आए, उन्होंने कहीं ट्रीटमेंट लिया होगा तो उन्हें फायदा नहीं हुआ, वो डिप्रेशन में चले गए और उन्हें कुछ नहीं था, उन्हें मात्र सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था और वही अर्लियर था, ठीक है, अभी एक्यूट ही था, एक्यूट मींस अभी अर्लियर। सर्वाइकल ये जो आपने बताया इसमें क्या होता है? अगर आप देखिए, सर्वाइकल एक रीजन है, ये सर्वाइकल हमारी जो स्पाइन का रीजन है, सर्वाइकल, लंबर, थोरेसिक और सैक्रल, ये सब एक रीजन है। तो लोग बोलते हैं मुझे सर्वाइकल हो गया, तो ये एक सही वर्ड नहीं है, अच्छा, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं नेक पेन। नेक पेन में सर्वाइकल, लोग सर्वाइकल कहते हैं। सर्वाइकल भाई एक रीजन है जिसमें सारी प्रॉब्लम्स आती है, जिसमें डिस्क
प्रोलैप्स डिस्क होती है, okay. ठीक है, और बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सर्वाइकल तो एक रीजन है। अच्छा, ठीक है, मैं भी ये समझता था सर्वाइकल पेन है तो मतलब बैक में पेन हो। सर्वाइकल का मतलब सर्वाइकल एक रीजन है, फिर उसके बाद थोरेसिक आता है, फिर उसके बाद आता है लंबर, फिर सैक्रल आता है, फिर उसके बाद कॉक्साई आता है। ठीक है, कॉक्साई जब आता है तो वो जब आपको टेल बोन पेन होता है, तो वो कॉक्सीडाइनिया हो जाता है उसमें। ओके, ठीक है, तो ये रीजन है हमारी स्पाइन के। ठीक, तो मैं बात कर रही थी पेशेंट का, तो वो पेशेंट आया और उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन। फिर जब मैंने उन्हें 2-3 दिन सेशन दिया तो उनका पेन कम हुआ, बट वो क्या करते थे, वो अपना पेन खोजते थे। उन्हें कोई पेन नहीं रहा इन 2 दिनों में, 3 दिनों में। अच्छा। बट वो पेन, क्योंकि वो मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे कि नहीं मुझ पे पेन हावी हो, मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। ठीक है, और एक चीज मैं और छोटा सा एक बोलना चाहूंगी कि सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है। अच्छा। ये सारे स्ट्रेस सिंड्रोम है। ये सारी चीजें स्ट्रेस से होती हैं। सर जितना भी होता है जो स्ट्रेस से होता है। ठीक है, आप स्ट्रेस तो मेंटल, तो इस मेंटल को हमें डाउन करना है, और फिर आधे से ज्यादा तो पेशेंट इसी में ठीक हो जाता है। तो मतलब सर्वाइकल पेन जिनका है उनको वो सर्वाइकल पेन कैन बी रिमूव परमानेंटली या विद फिजियोथेरेपी सेशंस, विद फिजियोथेरेपी, पोस्चर करेक्शन, ठीक है, मेंटल करेक्शन, एंड एक्सरसाइजेस। ग्रेट। इन सारी चीजों से हम सर्वाइकल को हमेशा के लिए हटा सकते, बट उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो पोस्चर का है। ग्रेट मैम। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, टेक इट इन शॉर्ट। जो पिलो वाला मैं क्वेश्चन कह रहा था कि पिलो कैसे यूज करनी चाहिए। हाँ, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि आकर के, मैं जब उनसे ये क्वेश्चन करती हूँ, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पोस्चर पे ही होता है जी। तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आप पिलो यूज करते हैं? हाँ करते हैं। कैसी पिलो? पतली सी लगा लेते हैं। ठीक है, पतली सी पिलो लगाने का कोई मतलब नहीं है। होता क्या है, जब हम सुपाइन पोजीशन में लेटे होते हैं, जब सीधे लेटे होते हैं, तो हमारी जो नेक का ये पोर्शन होता है ये एयर में होता है। ठीक है, सर्वाइकल रीजन समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा एयर में होता है। तो क्या होता है, जब हम रात में सीधे लेटे हुए थे तो ये इसमें क्या होता है, टेंशन होता है, ये खिंचाव होता है। तो फिर वही फटीग पर वहां की मसल्स फटीग होने लगती हैं। ठीक है, वहां की मसल्स का वर्किंग कम होने लगता है क्योंकि वो तनाव में होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि उस पतली पिलो का कोई महत्व नहीं होता है। तो उसके लिए जो सजेशन मैं देना चाहूंगी, यदि आप चाहें तो आजकल मार्केट में सर्वाइकल पिलो आ रही बहुत अच्छे लेवल की, आप उसे यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप नहीं, अगर आप परचेस कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो आप टॉवेल का एक रोल बनाइए और जब सीधे लेटिए तो ये गर्दन में लगा लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें गर्दन को सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा पोस्चर हो जाएगा। अब आती है बारी साइड लाइन पोजीशन में। साइड लाइन पोजीशन में लोग मोस्ट, आपने देखा होगा, लोग ऐसे सोते हैं, हाथ को नीचे रखते हैं। तो क्या होता है, हमारी नेक ऐसे हो जाती है। तो जब नेक ऐसे होती है तो सेम वही चीज, ये टेंशन हो रहा है, और यहाँ की क्या हो रहा है, यहाँ की नर्व कंप्रेस हो रही है। तो क्या होता है, ये पेन में हो जाता है। ठीक है, तो ये रात भर स्ट्रेस में रही तो ये पेन हो गया, या टेंशन में रही तो पेन हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें पिलो लगानी चाहिए साइड लाइन में। और कितनी, हमारा शोल्डर, जो हमारा शोल्डर है और ये जो नेक है, इसका लेवल बराबर होना चाहिए। अच्छा। कि हमारा ये जो नेक और शोल्डर का लेवल बिल्कुल बराबर होना चाहिए, और बिल्कुल भी झुकी ना हो या उठी ना हो। ठीक, तो जिससे क्या होगा, वही चीज के एक अलाइनमेंट मेंटेन रहेगा जी। ये सारी चीजें होती हैं। तो ये पिलो का एक बहुत बड़ा महत्व है। और अगर आजकल तो बहुत मार्केट में आ रहा है सब कुछ, तो आप सर्वाइकल पिलो ले लीजिए, आपका झंझट ही खत्म कि आप साइड लाइन में जा रहे हैं तो पिलो चेंज करें। और सोते समय तो वैसे भी किसी को ध्यान नहीं रहता। तो अगर आप इस तरीके से अपना पोस्चर मेंटेन करेंगे तो नेक की प्रॉब्लम आपकी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। ग्रेट। आखिरी क्वेश्चन रहेगा मैम मेरा, आप अपने एक्सपीरियंस से हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कुछ ऐसे एक्सट्रीम केसेस जहां पर कि आपने पेशेंट ने अपनी होप छोड़ दी थी और आप वापस लेके आए। आई नो दिस क्वेश्चन वी ऑलरेडी डिस्कस। और उन केसेस को लेके आपने क्या ऐसी चीजें रिकमेंड करी जो अब एग्जिस्टिंग न्यू पेशेंट आते हैं आपके पास में, या हमारे व्यूअर्स को आप कुछ ऐसा रिकमेंड करना चाहो कि उन्हें सुबह से शाम तक का ये बेसिक चीजें अगर वो ध्यान रखेंगे तो उनको बॉडी में पेन नहीं होगा, और
क्या चीज़ों ने ऑब्जर्व करनी चाहिए, और एक जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो कैसे कैसे केसेस देखता है। जैसे आपने बताया कि हम लोगों के डिस्कशन के टाइम पे कि ऑर्थोपेडिक में भी आपने रोल प्ले करा, फिर आपने गायनी में भी करा हुआ है, तो इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है इन अ वेरी शॉर्ट फ्यू लाइन्स की जो आप हमारे दर्शकों को आप बता सकें। बिल्कुल हिमांशु जी, जैसे कि आपने बोला कि कई जितने भी स्ट्रीम्स हैं, ऑर्थो, न्यूरो, कार्डियो, बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपी जी आज हर क्षेत्र में अपना रोल निभा रहा है जी। इवन आप कैंसर, आफ्टर कैंसर के बाद जब ऑपरेट होता है पेशेंट, तो फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत जरूरत पड़ती है। ओके क्योंकि क्या होता है, लिम्फ एडमास आ जाते हैं, तो उन लिम्फ एडमास को ड्रेनेज किया जाता है। तो वो काम हमारे फिजियोथेरेपिस्ट ही करते हैं। फिर आता है ऑर्थो में, आफ्टर आपका ऑपरेट हुआ, नी ऑपरेट हुआ, टोटल नी रिप्लेस, फिजियोथेरेपी का जो रोल है ना, वो बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत ही अनमोल है जी जी। जिसके लिए मैं एक वर्ड ये यूज करूंगी, बहुत ही अनमोल है। अगर लोग इस चीज को समझें और अपने फिजियोस पे ट्रस्ट करें, तो एक जिंदगी बहुत अच्छी जीवन जी सकती है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग दिस इनसाइट। आपने काफ़ी बड़ी चीज़ें बताई हैं जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होंगी। एक लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद हम अपने पॉडकास्ट को एंड करेंगे। डेली लाइफ में लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मॉर्निंग से रात में सोते तक, जो एक शॉर्ट में आप बता सको कि जो हर जना इजीली फॉलो कर सकता है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो? बिल्कुल बिल्कुल। डेली लाइफ में तो सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंस होती है, जल्दी जागना। ओके ठीक है, अगर आप जल्दी जाग रहे हैं, और सबसे पहले बात एक्सरसाइज जी। एक जनरल एक्सरसाइजेस तो आप कर ही सकते हैं ना, ठीक है, वार्म अप एक्सरसाइजेस हो गई, वो भी एक लिमिट में, ये नहीं कि आप एक्सेसिव में कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। और रनिंग, वॉक बहुत बड़ी एक चीज होती है, वॉक पूरी बॉडी का मूवमेंट कराती है जी, ठीक है। और पोस्चर, सबसे पहले तो पोस्चर मेंटेन करना, और डाइट जी, डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप डाइट कर रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो भी आप अपनी बॉडी को फिट नहीं कर सकते, और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और डाइट नहीं ले रहे हैं, तो भी आप अपनी बॉडी को फिट नहीं कर सकते। तो दोनों की सिमेट्री साथ में ही लेके चलना है, तो आप दोनों को ही साथ में लेके चलना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है आपका पोस्चर। मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, 50% लोग पोस्चर से बीमार हैं। अगर आप अपने पोस्चर को सही रखें, अपनी डेली एक्टिविटीज को सही रखें, अपने जो दिन के जो कार्य हैं जो आप करते हैं, वो अगर आप सही ढंग से करें, तो आप 50% फिट हैं। मैं तो बिल्कुल 50 भी क्या कहूंगी, मैं 80% आपको बोलूंगी, आप फिट हैं। बस आप पोस्चर और एक्सरसाइज बहुत मस्ट है, आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, पोस्चर पे ध्यान दीजिए, और डाइट पे। ये 3 चीजें जो हैं वो हमारी बैकबोन है। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, बहुत ही इंसाइटफुल सेशन रहा। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि मैम के इस इम्पॉर्टेंट और इंसाइटफुल वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में, नियर और डियर वंस के साथ में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जो कि हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कि हेल्प कर सकते हैं, जैसा कि मैम ने बताया, न्यूरो रिलेटेड, या जिनको पैरालिसिस का अटैक पड़ा है, और भी चीज़ें जो हैं फिजियोथेरेपी से काफ़ी चीज़ें सही हो सकती है। बाकी मैम की डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा। इफ़ यू वांट टू रीच आउट, आप कॉल करके यहाँ पे सेशन ले सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।